जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारे आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है 13 मार्च। 13 मार्च की हिस्ट्री को जान लेते हैं। 13 मार्च राष्ट्रीय आभूषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट मीन्स एवरी ईयर 13 मार्च को राष्ट्रीय आभूषण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि उन निर्माताओं एवं जौहरियों को सम्मानित करना जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आभूषण, इट मीन्स जेवर, ज्वेलरी तैयार करते हैं। तो ये तो थी फ्रेंड्स 13 मार्च की हिस्ट्री। और साथ ही साथ आज है हमारा होलिका दहन, इट मीन्स छोटी होली भी आप इसको कहते हैं। तो सभी को होली पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। तो चलिए, ये तो हमने जान लिया आज के दिन क्या है कुछ खास। चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। हमारी होम साइंस की क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं हमारा क्लास 9th। और क्लास 9th में हमने चैप्टर 11th कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 12th, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बट चैप्टर 12th स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। बिकॉज यू नो दैट ना, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारी प्रीवियस क्लास का। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने हमारे चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस की थी, जो था क्या हमारा व्यक्तिगत सज्जा। तो ये जो हमारा चैप्टर था उसी के क्वेश्चन आंसर्स की हमने प्रैक्टिस की थी। आई होप आपने प्रीवियस क्लास हमारी देखी होगी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप इस वीडियो को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पहले चैप्टर कंप्लीट किया, देन इसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की है। जितने क्वेश्चन आंसर्स की फ्रेंड्स हमने प्रैक्टिस की है, लगभग जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं सारे ही इस क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर हो गए हैं। तो आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही है। नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ हमने हमारी प्रीवियस क्लास में किया नहीं था। तो अब चलते हैं हमारी आज की क्लास में। आई होप प्रीवियस क्लास का एक बार रिवीजन हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास है वो है हमारा चैप्टर 12, भोजन का पाचन तथा संबंधी शरीर क्रिया विज्ञान। ये है हमारा चतुर्थ खंड, इट मीन्स भोजन तथा पोषण विज्ञान। आप इसको कह सकते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के नाम से हम इसको इंग्लिश में जानते हैं। इट मीन्स हमारा आज से स्टार्ट होता है क्या, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस हमारा आज से स्टार्ट होता है। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भोजन का पाचन तथा संबंधी शरीर क्रिया विज्ञान, इट मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलेटेड फिजियोलॉजी के बारे में हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं देखते हैं। तो इसमें हम करने वाले हैं फ्रेंड्स, भोजन यानी कि आहार का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे, भोजन के प्रमुख कार्य, भोजन के पोषक तत्व के बारे में जानेंगे, भोजन का पाचन एवं अवशोषण किस तरीके से होता है वो देखेंगे, पाचन तंत्र के विभिन्न अंग तथा पाचन क्रिया कैसे होती है उनके बारे में जानेंगे, मुख क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, ग्रसनी तथा ग्रास नली क्या होती है इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, आमाशय के बारे में जानेंगे, पक्वाशय या ग्रहणी क्या है इसके बारे में जानेंगे, छोटी आंत क्या होती है इसका काम क्या है देखेंगे, बड़ी आंत क्या है इसका क्या काम है इसके बारे में जानेंगे, पाचन क्रिया के सहायक अंग कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, आहार के मुख्य पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ आहार के मुख्य पोषक तत्वों का पाचन एवं अवशोषण के बारे में भी हम इस पूरे चैप्टर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी टॉपिक हैं हम कवर करने वाले हैं किसमें, हमारे भोजन का पाचन तथा संबंधी शरीर क्रिया विज्ञान के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपका पूरा एक बार ओवरव्यू आपको हो गया होगा कि इस चैप्टर के माध्यम से हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये भी चैप्टर फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है कि जो हमारा फिजियोलॉजी है इसका भी एक ब्रांच है, पूरा फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ता है। फिजियोलॉजी का तो टीजीटी में कोई बहुत विशेष रोल नहीं है, बट जितने भी हमारे पीजीटी के लर्नर्स हैं उन सभी के लिए फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा हाफ सिलेबस ही फिजियोलॉजी से ही कवर होता है पीजीटी के एग्जाम्स में। जो भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी हमारे लर्नर्स हैं क्लास 9th के उनके लिए भी काफ़ी ये चैप्टर हेल्पफुल होगा। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ।
भोजन के द्वारा मनुष्य को जीवन ही प्राप्त नहीं होता, यानी कि भोजन के द्वारा मनुष्य को जीवन ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि सभी अंगों के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। पौष्टिक भोजन के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि प्रमुख तत्व सम्मिलित होते हैं, जो शरीर में ऊर्जा का संचार, वृद्धि तथा ऊतकों के निर्माण का कार्य करते हैं। इस प्रकार भोजन मानव जीवन एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। तो ये तो हमने कुछ भोजन के बारे में जान लिया। अब भोजन का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। भोजन को आप आहार भी कहते हैं। देखते हैं, भोजन वह ठोस अथवा तरल खाद्य सामग्री है जिसको ग्रहण करने से भूख शांत होने के साथ साथ शरीर में वृद्धि एवं विकास, ऊतकों एवं कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि तथा शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होती है। तो भोजन के बारे में हमने देख लिया। अब चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार ये इनकी परिभाषा है कि इसकी चैम्बर्स डिक्शनरी क्या कहता है, देखते हैं। वे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करते हों। चैम्बर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, वे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करते हों, नए तंतुओं का निर्माण तथा टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करते हों तथा शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण तथा शरीर के लिए आवश्यक यौगिकों के बनने में सहायता प्रदान करते हों, भोजन कहलाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, ये किसका है? चैम्बर्स डिक्शनरी ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो ये तो हमने देख लिया चैम्बर्स डिक्शनरी की परिभाषा। अब हम देख लेते हैं भोजन आहार के प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि जो हमारा भोजन है यानी आहार है उसका प्रमुख कार्य क्या है। हमने अर्थ एवं परिभाषा तो जान ली, अब इसका कार्य भी देख लेते हैं। आहार अथवा भोजन का संबंध जीवन के विभिन्न पक्षों से होता है, जो शरीर को स्वस्थ बनाने व ऊर्जा प्रदान करने के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है। अतः भोजन के कार्यों को निम्न 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। भोजन के कार्यों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, इट मीन्स बांटा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 देख लेते हैं, शारीरिक कार्य। भोजन का शरीर से घनिष्ठ संबंध होता है। भोजन का शरीर से घनिष्ठ संबंध होता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए भोजन महत्वपूर्ण है। भोजन के शारीरिक कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। भोजन का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। भोजन में विद्यमान कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा जैसे आवश्यक पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोज्य पदार्थों में मुख्यतः अनाज, दालें, गुड़, घी, तेल, सूखे मेवे, हरी सब्जियां इत्यादि क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अनाज, दालें जितने प्रकार की होती हैं, गुड़ हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, सूखे मेवे इट मीन्स ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां जितनी होती हैं, इन सभी से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब पॉइंट 2 देखते हैं, शरीर के तंतुओं के निर्माण एवं क्षतिपूर्ति। भोज्य पदार्थों में विद्यमान तत्व प्रोटीन, खनिज, लवण तथा जल शरीर में तंतु के निर्माण तथा क्षतिपूर्ति का कार्य करते हैं। क्षतिपूर्ति मतलब जो टूट फूट हो जाती है उनका कार्य करते हैं। ये तत्व मुख्यतः दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, दालें, हरी सब्जियां तथा फल एवं सूखे मेवे से हमें खाद्य पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। तो भोजन पदार्थों में विद्यमान तत्व प्रोटीन, खनिज, लवण तथा जल शरीर में तंतु के निर्माण तथा क्षतिपूर्ति के लिए कार्य करते हैं। तो ये तत्व हमें मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं? दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, दालें, हरी सब्जियां तथा फल एवं सूखे मेवे से हमें ये खाद्य पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। अब देख लेते हैं पॉइंट 3, रोगों से बचाव तथा शरीर के नियमन में भी सहायक होते हैं। किस तरह देखते हैं? भोजन का मुख्य कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करके शरीर की रोगों से रक्षा करना है। भोज्य पदार्थों में विद्यमान तत्व प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल द्वारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके द्वारा विकसित होती है? तत्व प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल द्वारा। इन सभी के द्वारा क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता
विकसित होती है। अब नंबर 2 में चलते हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य। मनुष्य की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करना भोजन का एक प्रमुख कार्य है। उत्तम भोजन ग्रहण करके मनुष्य को मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है। एक गृहिणी अच्छा एवं स्वादिष्ट भोजन तैयार कर अपने परिवार के सदस्यों को खिलाकर मानसिक रूप से संतुष्ट होती है। पॉइंट 3 है, सामाजिक कार्य। मनुष्य की सामाजिक वृत्ति के विकास में भोजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज में मित्रता का विस्तार के लिए प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। एक स्थान पर प्रीति भोज में सम्मिलित होने से परस्पर मैत्री संबंध अधिक घनिष्ठ होते हैं। अभावग्रस्त व्यक्ति को भोजन देना सामाजिक एवं धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों से उत्तम कार्य माना गया है। दीपावली, होली, ईद इत्यादि अवसरों पर विभिन्न समुदायों के बीच मिठाइयों के आदान प्रदान से सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार मनुष्य के सामाजिक जीवन में भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा किसका, सामाजिक कार्य। तो भोजन के प्रमुख कार्य में हमने क्या क्या देखा, शारीरिक कार्य देखा, और शारीरिक कार्य में ये सारे पॉइंट देखे। नंबर 2 मनोवैज्ञानिक कार्य देखा, और नंबर 3 सामाजिक कार्य देखा। तो हमने तीनों ही टॉपिक देख लिया किसमें, भोजन के प्रमुख कार्य में। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। भोजन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? भोज्य पदार्थों में विद्यमान किन तत्वों द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है? प्रश्न 3 कहता है, एक स्थान पर प्रीति भोज का आयोजन करना भोजन के किस कार्य को दर्शाता है? तो भोजन के किस कार्य को दर्शाता है, बताइए कमेंट करके। अभी जस्ट ही हमने पढ़ा। तो ये हो गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, भोजन के पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य व उसके समुचित विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करते हैं व विभिन्न रोगों से बचाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज लवण व जल कुछ प्रमुख पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। प्रोटीन एवं खनिज तत्व वृद्धि कारक पोषक तत्व होते हैं तथा विटामिन एवं खनिज लवण शरीर के विभिन्न रोगों से सुरक्षित रखते हैं। यानी कि जो हमारे प्रोटीन एवं खनिज तत्व हैं क्या है, वृद्धि कारक, यानी कि वृद्धि में हमारी मदद करते हैं, तथा विटामिन एवं खनिज लवण शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षित रखते हैं। अब कुछ हमारे मुख्य पोषक तत्व देख लेते हैं। हमने पहले भी इनको क्लास 6 to 8 में कई बार पढ़ा है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। देखते हैं, यह कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बना एक रासायनिक यौगिक होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? यह कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बना एक रासायनिक यौगिक है। ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो भोज्य पदार्थ के पाचन के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कौन सा ऐसा यौगिक है जो भोज्य पदार्थ के पाचन के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। तथा ग्लूकोज ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किसमें पाया जाता है? देखते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, पके फल एवं सूखे फल, अंजीर, आलू, केला, दूध, गन्ना इत्यादि में पाए जाते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से वजन एवं कार्य क्षमता में कमी आती है तथा शरीर सुस्त हो जाता है, यानी कि शरीर क्या है, एक्टिव नहीं रहता। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं देख लेते हैं। नंबर 1 है, यह पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। पॉइंट 2 है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा शरीर के तापमान को बनाए रखता है। पॉइंट 3, यह मांसपेशियों के निर्माण का कार्य भी करता है। तो ये तो हमने जाना कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और फिर हमने देखे कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। अब देख लेते हैं जो हमारा दूसरा तत्व है वो क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन एक अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। आप ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है? यह कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बना एक रासायनिक यौगिक है। बट प्रोटीन एक अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्लों के संयोग से होती है।
कितने अमीनो अम्लों के संयोग से प्रोटीन की रचना होती है? 20 अमीनो अम्लों के संयोग से प्रोटीन की रचना होती है। ये अमीनो अम्ल शरीर के उचित पोषक के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए आवश्यक होते हैं अमीनो अम्ल? तो शरीर के उचित पोषक के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि एवं उसकी मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन किस लिए हमारे लिए ज़रूरी है, तो शरीर की वृद्धि एवं किसके लिए? उसकी मरम्मत के लिए, यानी कि जो शरीर में टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। भोजन में इसकी कमी होने से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। इसकी कमी से शिशुओं में सूखा रोग को और किस नाम से जानते हैं? मैरिस्मस तथा क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। कौन सा? क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन मुख्यतः दूध, अंडे, सोयाबीन, दालें, बादाम, पनीर, मांस, मछली, अंडे की जर्दी इत्यादि में पाया जाता है। प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं। आई होप प्रोटीन आपको समझ में आया होगा। इसके कार्य फटाफट देखते हैं। पॉइंट 1 कहता है ये जीव द्रव्य का निर्माण करने वाले प्रमुख पदार्थ हैं। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ये जीव द्रव्य के निर्माण करने वाले प्रमुख पदार्थ हैं। पॉइंट 2 ये शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करते हैं। पॉइंट 3 कहता है ये पौधों और जंतुओं में एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो प्रोटीन पौधों और जंतुओं में किस रूप में कार्य करते हैं? तो एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। पॉइंट 4 ये बाल, मांसपेशियों तथा त्वचा के मुख्य घटक है, यानी कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 5 ये हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं, जैसे इंसुलिन, वेसोप्रेसिन। पॉइंट 6 कहता है ये कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसाओं की कमी होने पर शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं। पॉइंट 7 कहता है ये उपापचय के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, वसा तथा दूसरे पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा फ्रेंड्स प्रोटीन के कार्य। हमने 2 पोषक तत्व तो जान लिए। अब तीसरा हमारा क्या है? विटामिन। इसके बारे में भी हम देखते हैं। विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ये शरीर को उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन किसके लिए आवश्यक होते हैं? शरीर के उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें वृद्धि कारक इट मीन्स ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग इट मीन्स डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी ना आप जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, आप इसको सुन रहे होते ना, तो प्लीज़ अपने साथ ना एक नोट्स लेके बैठा करिए। पेन, एक कोई भी नोटबुक, रफ, कुछ भी आप लेके बैठिए, क्योंकि जो मैं ये इसमें इम्पोर्टेंट होता है ना, उसको मैं जो 2 बार रिपीट करती हूँ, प्लीज़ उसको आप लिखते जाइए। उससे क्या होगा ना कि आपको उसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप मेरा विश्वास कीजिए। आप सुनने के साथ साथ ना जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे हमने प्रोटीन के कार्य जाने हैं, फिर उसके बाद हमने प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक अत्यंत जटिल नाइट्रोजन पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? यह कार्बन का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बना एक रासायनिक यौगिक होता है। तो ये सब क्या है? हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए मैं किसी सेंटेंस को आप देखते हो कि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसको मैं अगेन टू अगेन रिपीट करती हूँ। बस यही इसीलिए करती हूँ कि वो चीज़ें आपके माइंड में फीड हो जाए। तो प्लीज़ आप एक ना रफ और पेन लेके पक्का बैठा करिए साथ में, जिससे आपको जहाँ भी इम्पोर्टेंट लगे और मैं बोलती जा रही हूँ आप उसको लिखते जाइए। प्लीज़ ये आप ज़रूर फॉलो किया करिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं विटामिन का वर्गीकरण देख लेते हैं। ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो अब तक 20 ज्ञात किए जा चुके हैं। कितने विटामिन ज्ञात किए जा चुके हैं? 20। देखिए ये भी आ गया ना कि आपसे पूछ लिया गया है कि विटामिन जो है कितने ज्ञात किए जा चुके हैं, तो 20। इन्हें निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी जो इसके अंतर्गत आते हैं। पॉइंट 2 है वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के जो इसके अंतर्गत आते हैं। ये हमने 2 देख लिया विटामिन के बारे में। और हाँ, आप यहाँ पे एक चार्ट देख लेते हैं। विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन इट मीन्स वाटर सोल्यूबल विटामिन, और जो हमारा दूसरा है क्या? वसा में घुलनशील विटामिन इट मीन्स फैट सोल्यूबल विटामिन। तो हम जल में घुलनशील विटामिन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उनके नाम देख लेते हैं, वो पाए कहाँ से जाते हैं और उनका कार्य क्या क्या है।
और वो उनके अभाव से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो एक एक करके हम सारे विटामिन के बारे में फ्रेंड्स देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और आप इसको लिखते भी चलिए। तो देख लेते हैं नाम। विटामिन बी, इसको क्या कहते हैं? थायमीन्स भी कहते हैं। विटामिन बी को और किस नाम से जानते हैं? थायमीन। ये कहाँ से पाया जाता है? साबुत अनाज, अंकुरित गेहूं, फली, सेम, काष्ठ फल, बादाम, मछली, सूखी मिर्चें, दूध, मांस तथा ईस्ट। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स? विटामिन बी के स्रोत हैं, यानी कि इन सभी से विटामिन बी मिलता है। अब विटामिन बी के कार्य देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम के रूप में ये कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं विटामिन बी? कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है देखते हैं। बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी मीन्स भूख का कम लगना, वृद्धि में मंदता, पेशियां तथा तंत्रिकाएं क्षीण हो जाती हैं। तो ये जो बेरी नामक रोग है फ्रेंड्स, ये किसके डिफिशियंसी से होता है, यानी कि किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी। तो हमने विटामिन बी देखा। हमने विटामिन बी को और किस नाम से जानते हैं? थायमीन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ से मिलता है ये देख लिया। विटामिन बी के कार्य क्या हैं, इसके अभाव से कौन सा रोग उत्पन्न होता है देख लेते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं विटामिन बी टू। विटामिन बी वन हमने देखा, अब हम देखते हैं विटामिन बी टू। इसको क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। इसको और क्या कहते हैं? विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन। ध्यान रखिएगा, विटामिन बी वन को थायमीन कहते हैं, विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन कहते हैं। और विटामिन बी टू कहाँ से हमें प्राप्त होता है? दूध, पनीर, मांस, अंडे, फली, अंकुरित गेहूं, मशरूम तथा हरी पत्तेदार सब्जियों से। तो विटामिन बी टू कहाँ से प्राप्त होता है? दूध, पनीर, मांस, अंडे, फली, अंकुरित गेहूं, मशरूम तथा हरी पत्तेदार सब्जियों से। इसके कार्य क्या क्या है? आरबीसी के निर्माण में सहायक, एफएमएन यानी कि फ्लेविंग मैन्यूक्लोरोडीज और एफएडीड मीन्स फ्लेविन एडानाइन डाइन्यूक्लोटाइड सह एंजाइम की तरह कार्य करता है। अब इसके अभाव में कौन कौन सा रोग होता है? त्वचा, जीभ आदि का फटना, आँखों का लाल होना। त्वचा, जीभ आदि क्या होते हैं? फट जाते हैं और आंखें लाल हो जाती हैं। तो ये जो रोग है किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी टू, इट मीन्स राइबोफ्लोविन की कमी से ये रोग होता है। तो हमने विटामिन बी टू भी देख लिया। अब हम आते हैं विटामिन बी थ्री यानी कि नियासिन निकोटिनिक अम्ल। विटामिन बी थ्री को और किस नाम से जानते हैं? नियासिन निकोटिनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। साबुत अनाज, काष्ठफल, फली, ईस्ट, मछली, मांस से। इसके कार्य क्या क्या हैं? उपापचयी क्रियाओं में कोएंजाइम ए का घटक है। पेलिग्रा व हार्टनप बीमारी, यानी कि विटामिन बी थ्री के अभाव में कौन सी बीमारी होती है? पेलिग्रा व हार्टनप की बीमारी। अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पेलिग्रा व हार्टनप को आगे आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या बीमारी है, ये पढ़ेंगे आप इसको आगे। विटामिन बी फाइव के बारे में हम देख लेते हैं। विटामिन बी थ्री देख लिया, विटामिन बी फाइव को किस नाम से जानते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी फाइव को किन नामों से जानते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल यानी कि पेंटोथेनिक एसिड। अब ये कहाँ से प्राप्त होता है? योस्ट से, दूध, मूंगफली, टमाटर, गेहूं, चना, शहद तथा अंडपीत से। इसके कार्य क्या क्या? अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण में, स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए या टीसीए चक्र को एंजाइम ए बनाता है। और इससे बीमारी क्या होती है देख लेते हैं। डर्मेटाइटिस, शारीरिक वृद्धि कम होना, बालों का गिरना, बालों का सफ़ेद होना। यानी कि जो शारीरिक वृद्धि जिसकी कम होती है, बाल जल्दी गिर जाते हैं, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, वो किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन बी फाइव, इट मीन्स पेंटोथेनिक अम्ल के अभाव में ये रोग हो जाता है। अब देख लेते हैं विटामिन बी सिक्स के बारे में। विटामिन बी सिक्स का इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स को और किस नाम से जानते हैं? पायरिडॉक्सिन के नाम से। ये कहाँ से प्राप्त होता है? साबुत अनाज,
दालें, मटर, केला, सोयाबीन, मांस तथा सब्जियां। इनसे क्या प्राप्त होता है? विटामिन B6, इट मीन्स पायरीडाइक्स। अब पायरीडाइक्स के कार्य क्या क्या हैं? अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय करता है। इसके अभाव में कौन सा रोग होता है? डर्मेटाइटिस, अनीमिया, मरोड़ पड़ना, इट मीन्स कन्वोल्यूशंस, ना मानसिक खराबी, कम वृद्धि। तो ये जितने भी सारे रोग हैं किसके अभाव में होते हैं? विटामिन B6, इट मीन्स पायरिडॉक्सिन के अभाव में होते हैं। अब चलते हैं विटामिन B9 के बारे में जानते हैं। इसको फॉलिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड। तो जो हमारा फॉलिक एसिड है, इट मीन्स विटामिन B9, इस कहाँ से प्राप्त होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, अंडा, गुर्दा, ईस्ट से ये प्राप्त होता है। इसका कार्य क्या है? RBCS के निर्माण में आवश्यक भूख बढ़ाता है। अब चलते हैं इसके अभाव से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो देख लेते हैं। मेगालोब्लास्टिक, कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B9 की कमी से, जो कि फॉलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B12 देखते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन के नाम से जानते हैं। अब साइनोकोबालमिन का जो है स्रोत क्या है देखते हैं। या स्पाइरुलिना, कहाँ से? या स्पाइरुलिना, यानी कि एक शैवाल है स्पाइरुलिना में पाया जाता है। प्राणी स्रोत यकृत, मांस, मछली, अंडे तथा दूध से ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विटामिन B12। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? ये RBCS के निर्माण में, DNA के संश्लेषण में, तंत्रिका तंत्र के उचित कार्य करने में सहायता करता है। अब इसके अभाव से क्या बीमारी होती है? तो पार्नीसियस अनीमिया। कौन सी बीमारी? पार्नीसियस अनीमिया बीमारी इसके अभाव से हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पार्नीसियस अनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? विटामिन B12। इट मीन्स साइनोकोबालमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पार्नीसियस अनीमिया हो जाता है। अब विटामिन B17 देख लेते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं? लेटेराइल। विटामिन B17 का दूसरा नाम क्या है? लेटेराइल। और ये पाया कहाँ से जाता है? गेहूं, घास तथा जूस से। और इसके कार्य क्या क्या हैं? B17 में प्रति कैंसर गुण होते हैं, और इससे जो है अभाव में बीमारी का क्या है? इससे भी पार्नियस अनीमिया की बीमारी होती है, इसीलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है। अब देखते हैं दूसरा विटामिन, विटामिन C, यानी कि विटामिन C देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं विटामिन C को, और किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल, इट मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। कहाँ से पाया जाता है? नींबू वंशीय, सिट्रस, फल, आंवला, हरे पत्ते वाली सब्जियां, अमरूद तथा टमाटर से पाया जाता है। इसके कार्य देख लेते हैं। RBCS और एंटीबॉडीज के निर्माण में आवश्यक, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों के लिए अच्छा है। यह प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करता है। प्रतिऑक्सीकारक का कार्य कौन करता है? तो विटामिन C, इट मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे कौन सी कमी होती है? इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। मसूड़ों में रुधिर स्त्राव तथा भार में कमी होती है। तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। तो अब ये हमने देख लिया फ्रेंड्स किसके बारे में? जल में घुलनशील विटामिन हमने जाने, इट मीन्स वाटर सेल्यूबल विटामिन के बारे में हमने पढ़े, उनके नाम देखे, उनके स्रोत देखे, उनका कार्य देखा, और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में हमने जाने। तो ये हमारा हो गया क्या? वाटर सेल्यूबल विटामिन, इट मीन्स जल में घुलनशील विटामिन के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्रेंड्स हमारा वसा में घुलनशील विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके अवश्य पूछिए। आप वीडियो तो देखते हैं बट कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रेंड्स आप जो है रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए, जिससे मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हूँ और मुझे भी लगे कि आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। प्लीज़ रिस्पॉन्स किया करिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए इसी तरह से नॉलेजेबल तरीके से पढ़ाई करने के लिए। धन्यवाद।